ऑर्डर ऑर्डर रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम 10 अप्रैल को यह पॉडकास्ट दिन के 2 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं और दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में हीट वेव का अलर्ट जारी हो चुका है। लेकिन आज हम जिन कहानियों पर बात करने वाले हैं वो दो बहुत ही अलग कहानियां हैं। पहली जो स्टोरी पर हम बात करने वाले हैं ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है लॉक्ड अप विदाउट ट्रायल, द स्टोरी ऑफ दिल्ली राइट्स, FIR नंबर 59, द प्राइस ऑफ डिसेंट। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है हमारे दो बेहतरीन साथियों ने। सौरभ हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है सौरभ। और अशफाक, आपका भी स्वागत है। ये डॉक्यूमेंट्री क्या है, ये किस तरह की कहानी कहती है, इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शिव नारायण राजपुरोहित, जिनकी स्टोरी है मिर्ज़ापुर में अडानी का एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए एक सड़क जाती है और उस सड़क के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए था, लेकिन उस क्लियरेंस के बिना वहाँ पर उस सड़क को अडानी इस्तेमाल कर रहा है, अडानी ग्रुप इस्तेमाल कर रहा है अपने प्रोजेक्ट के लिए। सरकार ने उनको अलाउ किया है कि आप ये सड़क यूज़ कर सकते हैं बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के। तो ये दो स्टोरियों पर हम बात करेंगे, एक तरफ अडानी है, दूसरी तरफ दिल्ली राइट्स। तो दिल्ली 2020 का जो दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा था उसमें आप सबको पता होगा कि 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और इसमें कुल 758 FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था और 2619 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इसमें इस सारी FIR में एक FIR जो सबसे ज़्यादा चर्चित रही वो थी FIR नंबर 59 2020, जिसमें दिल्ली साजिश मामले का केंद्र बना। और इसमें उन लोगों को लाइक कि ये कॉन्स्पिरेसी केस वाला FIR है, आई गेस। एम आई राइट सौरभ? यस। इसके तहत 21 लोगों पर UAPA सहित तमाम मामलों में केस दर्ज किया गया था और 18 के खिलाफ अभी तक 5 चार्जशीट दायर की जा चुकी है और जो कि 30,000 पेज की है। तो ये इसी FIR में जो ये 21 लोग हैं इनमें से 5 लोगों की कहानियाँ इस डॉक्यूमेंट्री में दर्ज की गई हैं। तो शुरू करते हैं सौरभ, आपसे ही पहला सवाल कि ये जिन 5 लोगों की कहानियाँ आप इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए बता रहे हैं, ये 5 लोग कौन हैं और दिल्ली पुलिस के FIR में इनको लेकर क्या क्या कहा गया है और आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाने की कोशिश की है? शुक्रिया अनमोल, हम लोगों को इनवाइट करने के लिए, और शिव नारायण थैंक यू आप ज्वाइन करने के लिए। ये जो पूरा मामला बना FIR 59 का, ये दरअसल मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, जिस दौरान ये दिल्ली हिंसा हुई। एक तरफा हमले हम कहेंगे इसको, ना कि दिल्ली दंगे। इस पूरे के पूरे हिंसा में आप देखेंगे तो एक तरीके से लोगों को घेराबंदी की गई, लोगों के ऊपर हमले किए गए, परिवारों को, अपने जो घायल लोग थे उनको निकलने नहीं दिया गया। और ये पूरा मसला जो था ये आप दिल्ली पुलिस का बनाया हुआ था, जिसमें वो लोग चाहते थे कि किसी तरह से ये CA NRC का जो पूरा प्रोटेस्ट है, ये जिस तरह से लोग जो आवाजें उठ रही है वो सब बंद कर दी जाए। तो जो हम लोगों ने फिल्म में भी डॉक्यूमेंट किए हैं, इंटरव्यूज, उन सभी के माध्यम से हम लोग यही बताना चाह रहे हैं कि पुलिस ने अपनी नाकामियों को, या फिर प्रशासन ने या जुडिशरी ने अपनी नाकामियों को बचाने के लिए इस एक तरीके से फौरी तौर पर इस FIR को बनाया। आप अगर इस FIR 59 को पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ व्हाट्सएप की चैट्स और स्क्रीनशॉट से भरा हुआ है। इस पे ना कोई तथ्य सही तरीके से रखे गए हैं, ना पूरी तरीके से इसको आप कह सकते हैं कि एक तरीके से पुलिस FIR तो मैं नहीं कहूंगा इसको, FIR के नाम पर एक तरीके से इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग होल्स हैं। तो हम लोग इस केस को फॉलो कर रहे थे। अशफाक केरला से हैं, मैं मुंबई में था तब। फिर दिल्ली आया तो हम लोगों ने एक और स्टोरी किया इसके बारे में कि दिल्ली हिंसा के बाद से लोगों के जो स्पेशली जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो कैसे कॉप इन कर रहे हैं, कैसे वो सरवाइव कर रहे हैं। और उस दौरान से ही लेकर हम लोगों के दिमाग में था कि FIR 59 के बारे में हम लोगों को कुछ करना चाहिए और दिल्ली हिंसा के मामले में हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, फिल्म बनाना चाहिए। आई एम रियली थैंकफुल फॉर द फैमिलीज
जिन्होंने हम लोगों के साथ बातचीत किया, और जितने बहुत सारे परिवारों से हम मिले, टोटल 21 में से 18 जिनके नाम है, 18 लोगों से हम लोगों ने प्रोफाइलिंग देखा, और उसके बाद समझ में आया कि ये 5 परिवार जो हैं, इनमें से 2-3 परिवार तो ऐसे हैं जिनके बारे में कभी कोई बात ही नहीं हो रही है। एग्जैक्टली। तो शादाब की बात किया जाए या फिर अतर की बात भी की जाए, तो ऐसे बहुत सारे, सलीम मलिक हैं, सलीम मलिक साहब हैं जो बेसिकली उस इलाके में थे, रहते थे और खाना बनाने का काम कर रहे थे। जो जो पूरा CNRC प्रोटेस्ट था, वहां पर सब चीजें ठीक से रहे, जो आ रहे हैं तो कोई किसी को परेशानी ना हो, कोई किसी तरह केओस क्रिएट ना हो। तो इस तरह का लोग अपना अपना सपोर्ट कर रहे थे, और पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ अपने टिप, कह लीजिए टिप भी नहीं कही उसको, एक अनुमान के तौर पे उन लोगों ने फ्रेम किया है पूरे चार्ज में। इनिशियली है। जो एफआईआर था, ये एफआईआर तो इसमें यूएपीए और बाकी जो धाराएं लगाई गई हैं, देशद्रोह का जो धारा लगा है, ये सब तो बाद में जोड़ा गया है ना। इनिशियली जो ये एफआईआर था, अ, उस एफआईआर में पहले ये एफआईआर इस तरह से रजिस्टर नहीं की गई कि ये कॉन्स्पिरेसी केस है, या इसमें बाद में जोड़ी गई सारी चीज़ें, या इसमें लोगों को जो गिरफ्तार किया गया। या तो अगर आप ये 5 केसों देख रहे हो तो मतलब इट्स लाइक दैट इन सबको अलग अलग केस में अरेस्ट किया था। सलीम मालिक और सलीम खान का ऑलमोस्ट तो उनकी अगेंस्ट एक्यूजेशन तो ऑलमोस्ट तो सेम है। एंड गुलफिशा वाज अरेस्टेड इन ऑलमोस्ट 4 FIR, और एन FIR 59 अलग से क्रिएट किया था। तो अगर आप देख रहे हो तो मतलब सारी क्राइम का अगर हम बात कर रहे हो तो एक क्राइम का अगर एक क्राइम हुआ तो उसका कॉन्स्पिरेसी भी उसी FIR पे ही इंक्लूड होता है नॉर्मली। बट यहाँ दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही किया। दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल सेल को बनाया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाया टू इन्वेस्टिगेट अ ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी। तो उसके लिए दिल्ली पुलिस ने एक अलग FIR बनाया, FIR 59। एंड FIR 59 is like almost it's a charge sheet and 2 supplementary charge sheet, and it's like more than 25,000 pages है उसमें। और अगर आप देख रहे हो तो मतलब सॉरी टू से बट फिल्म स्टोरी जैसे, मतलब कहानी बेसिकली मोस्टली व्हाट्सएप स्टोरीज एंड सम, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट अ ग्रेटर कॉन्स्पिरेसी। इट्स नॉट इंडिविजुअली टॉकिंग अबाउट दिस केसेस दे आर इन्वॉल्वड। अगर आप देख रहे हो तो सलीम मालिक का एक केस है। सलीम मालिक ने मारुति का एक शोरूम वैंडलाइज किया। बट व्हेन इट इज कमिंग टू FIR 59 ने इसका मेंशन नहीं कर रहा है। FIR 59 इज लाइक टॉकिंग अबाउट अ बिगर प्लान बिहाइंड ऑल दिस थिंग, ए कॉन्स्पिरेसी। और वो यही था, मतलब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प वाज विजिटिंग इंडिया, तो कुछ लोगों ने ऐसे प्लान कर रहा था, उनको इंडिया को डिफेम करना था, तो इसलिए उन्होंने उसी टाइम चूज किया टू इंस्टिगेट अ राइट। तो ये जो आप सलीम मलिक का भी आपने जिक्र किया, जो कि एक दुकानदार थे और चांद बाग में NTCA प्रोटेस्ट के टाइम पर ये वहाँ पर खाना बनाते थे, लंगर सर्व करते थे। इनकी कहानी क्या है सलीम की? सलीम जो है, अगर आप सलीम का पूरा इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, आप एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें सभी कम्युनिटी के और कम्युनिटी से बाहर के लोग भी शामिल होते हैं, अपना विरोध दर्ज करते हैं। और वहां पर जब को बात आती है कि वॉलंटियरशिप की, या किस तरह से इस पूरे माहौल को ठीक ठाक बनाए रखा जाए, क्योंकि आप अगर उस उत्तर पूर्वी दिल्ली या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के आप समीकरण भी देखेंगे तो शिव विहार में आप पॉपुलेशन देखेंगे, भजनपुरा में देखेंगे, रोहताश नगर में देखेंगे, तो एक तरीके से एक गुब्बारा तो फूल रहा था, जो राइट विंग कह लीजिए, या एक तरीके से सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाला जो एक दल था, उसका एक दबदबा तो रहा वहां पर, हमेशा से ही ये एक्टिव रहे हैं। अनमोल, आपने भी वहां पर एक समय बिताया है, अपना कॉलेज किया है, मेरा भी कॉलेज वहां पे रहा है। और आप उसके बाद देखेंगे तो सलीम मलिक, चाहे सलीम मलिक हो, चाहे बाकी के जो लोग भी शामिल थे इस विरोध प्रदर्शन में, उन लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझा कि अगर हमें
कम्युनिटी में या बाहर से लोग आ रहे हैं उनको अगर कहीं यहाँ पर कुछ इस दंगे जैसे हाल नहीं होने हैं या कोई अफरा तफरी ना हो, दंगे गलत वर्ड है, अफरा तफरी ना हो, कोई तोड़फोड़ ना हो, कोई आकर बाहर से बाहरी जो फ्रिंज एलिमेंट्स है, ऐसा असामाजिक तत्व वो आकर यहाँ पे कुछ ऐसा गड़बड़ ना करे, तो कई लोगों ने अपनी ड्यूटियां अपने तरीके से अपने आप को जो है अपने सर्विसेज को प्रोवाइड किया है उनसे, जिसमें कोई अच्छा खाना बना सकता है तो वो कर रहा था, खाना बनाने में मदद कर रहा था, कोई बोल सकता है कोऑर्डिनेट कर सकता है तो वो कर रहा था, कोई ट्रैफिक, आप देखेंगे जाफराबाद का रोड जो पूरा भजनपुरा से तक जाता है वो हमेशा जाम रहता है, आप किसी भी समय चले जाइए, मेट्रो बनने से पहले भी वही हाल था, मेट्रो के बाद भी वही हाल है। तो उस जगह को आप अगर मेंटेन करके रखना चाहते हैं तो मे बी एवरीबडी केम आउट विद देयर ओन कैपेसिटी और किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे मसले में आप देखेंगे तो सभी लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब बात आती है अगर सलीम मलिक की, तो आप सलीम मलिक के केस में देखेंगे कि तो उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया जब ये पूरा दंगा हो, मतलब कि इस पूरे के पूरे हिंसा के बाद जो आप देखेंगे तो पुलिस ने सभी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें सलीम खान, सलीम मलिक, अतर सारे के सारे अक्यूज थे, और उन लोगों से बातचीत करते करते उन लोगों ने को समझ में आया कि वी हैव टू फाइंड पीपल फ्रेम करने के लिए। तो पहले सलीम मलिक को 136 में, जो कि मारुति सुजुकी का जो वैंडलाइज करने का जो आरोप था, उसमें गिरफ्तार किया गया, फिर उनको मंडोली जेल में भेज दिया गया। फिर FIR 60 आया जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि कांस्टेबल रतनलाल का मर्डर जो हुआ उसमें वो शामिल थे, जबकि उनके पास जो है सब्सटेंशियल एविडेंस कुछ है नहीं, उनके पास एक गवाह है, वो भी पुलिस का गवाह है जिसकी कोई गवाही कोई खास मायने नहीं रखती है, और FIR 60 लगाया उनके ऊपर। उसके बाद जब ये पूरा का पूरा माहौल बन रहा था और दिल्ली पुलिस के ऊपर, आई थिंक दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत दबाव था कि वो कैसे इस पूरे के पूरे जो हिंसा है उसको एक शक्ल दें, तो उन्होंने एक FIR 59 को तैयार किया जिसमें उन्होंने 18 एक्यूज में सलीम खान और सलीम मलिक को भी ऐड किया। तो ये सरासर आप देखेंगे तो जो भी प्रोमिनेंट फेस थे, प्रोमिनेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग थे ऑर्गेनाइजर्स में या उस पूरे के पूरे इलाके में, उन लोगों को बहुत सिलेक्टिवली चुना गया और फ्रेम किया गया। इसमें इसमें पूरा का पूरा आप देखेंगे तो पुलिस प्रशासन और सभी लोग इस चीज को देख रहे थे। एम्बुलेंस की जरूरत थी, एम्बुलेंस नहीं आ रही थी। कारवान मोहब्बत के साथ हम लोगों ने जब बात की तो हर्ष मंदर, देयर आर सो मेनी लीगल प्रोसीजर में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने पूरा अपना एडी चोटी तक का जोर लगाया कि किसी तरह से एम्बुलेंस को जाने दिया जाए, और रात को 2 बजे जाकर वो लोग कोर्ट से परमिशन ले रहे हैं। उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो पुलिस का जो बिहेवियर था, जो पुलिस का जो रुख था, बहुत ही ज्यादा खराब था। आई वॉज टॉकिंग आफ्टर दिस स्टोरी टू सो मेनी जर्नलिस्ट, उनका भी अलग अलग टेस्टिमोनीज है। तो ये वायलेंस के टाइम पे, अगर उस टाइम के घटना की बात करें तो शिव तब एक्सप्रेस में थे, उस समय इंडियन एक्सप्रेस में थे शिव, और शिव ही कवर करने गए थे, और इन पे अटैक हुआ था, एक मॉब ने अटैक किया था, और वो इनका वो स्टोरी भी छपी थी एक्सप्रेस पे। और क्या था शिव, तब तो आप उस टाइम पे मौजूद ही थे, थोड़ा उस टाइम पे जाते हैं क्योंकि शिव ने आंखों से देखा उस समय, ये रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ से। कैसा मंजर था शिव, आप किस इलाके में थे और क्या था? मैं उस समय जब राइड स्टार्ट हुए उसके नेक्स्ट मॉर्निंग मैं गया था करावल नगर में। तो एक्सप्रेस के और भी रिपोर्टर्स थे जो अलग अलग एरियाज़ में थे। तो करावल नगर में गया मैं, सुबह 8 बजे पहुंचा करावल नगर बाइक लेके। फिर उस समय तो इतना भीड़ था नहीं, थोड़े बहुत छुटपुट लोग थे। तो मैं वहाँ पे करना चाहता था जो स्टोरी जो मेरे को बोला गया था, मैं करना चाहता था कि वहाँ पे जो उस एरिया में जो मुस्लिम्स का जो शॉप रन करते थे, वो हालांकि थी किराए पे, बट जो वहाँ पे सामान जो भी था सब मुस्लिम्स का था। तो मैं देख रहा था कि बेकरी का शॉप है वहाँ पे है, उनके नंबर नोट करके पूरा एरिया में घूम के थोड़ा 1-2 किलोमीटर पैदल, और फिर मैं
पूरा घूम के फिर 10 11 12 बजे के आसपास में वापस आ रहा था बाइक की तरफ। तो जब मैं वापस आ रहा था मेरी बाइक की तरफ तो काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ था, मतलब ऐसे मतलब एक स्ट्रीट पे एक मतलब 1 किलोमीटर की स्ट्रीट में आप देख सकते, मैंने देखा कि कम से कम 5-6 ग्रुप थे, मतलब 20-20 लोगों के ऐसे हर 100 मीटर्स पे। तो वापस आते हुए तो मैं एक नंबर रुक गया था, मैं एक नंबर नोट करने के लिए, तो फिर वहाँ पे मेरे को मॉब ने पकड़ लिया कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट हूँ, और फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा आप JNU से हैं, क्या है आप यहाँ हिंदू वाले एरिया में क्यों आए हैं, यहाँ पे आप हमें नीचा दिखाना चाहते हैं कि हम ही कर रहे हैं सब कुछ, आप मुस्लिम एरियाज़ में क्यों नहीं जाते हैं। और क्वेश्चन पूछे कि आप JNU से हैं, कि आपका धर्म क्या है। तो मैंने मेरा आई कार्ड दिखाया। फिर थोड़ी उन्होंने वायलेंस भी किया मेरे साथ, थप्पड़ मारी मेरे, और फिर मतलब 3-4 मॉब से मेरे को डील करना पड़ा। एक मॉब से डील करता था, बोलता था कि ये मेरा नाम है, ये मेरी फ़ोटोज़ मैंने नहीं लिए किसी की। तो फिर दूसरे वो भी देखता कि वो तो आई थिंक वो थोड़ा रेस्टलेस थे कि कोई मिल जाए, उनको मिल नहीं रहा था, सब दुकानें उन्होंने जला दी थी। तो फिर मैं एक बलि का बकरा मिला उनको, और फिर एक मॉब से डील करता, फिर दूसरा मॉब मिलता मेरे को, वो भी पूछता कि फ़ोन दिखाओ क्या है फ़ोन, तो तीसरे मॉब के पास। तो फिर लास्ट जो मैं बाइक के पास था, चौथा मॉब था, फिर उसमें एक बंदा था, उसने कहा कि फ़ोन दे दे तेरा। मैंने कहा फ़ोन में कुछ नहीं है, सब चेक कर चुके हैं लोग इसमें, और मेरा फ़ोन फॉर्मेट भी कर दिया था पीछे वाले लोगों ने, सारा जितना भी था सब डिलीट कर दिया उन्होंने। तो फिर चौथा जो ग्रुप था जो बाइक पास में ही था मेरा, तो उसने कहा कि फ़ोन दे दे मेरे को। मैंने कहा कि फ़ोन सब चेक हो चुका है, उसमें कुछ इमेज कुछ नहीं है। तो उन्होंने आई कार्ड देखा मेरा, प्रेस कार्ड, उनका कि हिंदू हो तुम, हिंदू नहीं होते तो नहीं बचते यहाँ पे तुम। तो फिर मोबाइल, उसने कहा कि लोगों ने बोला कि भाई इसको मोबाइल दे दे वरना छोड़ेगा नहीं तेरे को। तो फिर मैंने मोबाइल दिया नहीं। फिर उसने कहा कि पीछे हटो सब। फिर उसके पास एक रोड था तो उसने 4 लगाए मेरे पीछे। फिर रोड से मारा उसने मेरे। फिर मेरे को देना पड़ा उसको मेरा मोबाइल फ़ोन। मतलब 50-100 लोग थे वहाँ पे, और मतलब 50-60 उम्र के लोग थे। वो भी एक बंदा आया मेरे को ऐसे थप्पड़ मार के चला गया। उसने बोला यहाँ क्या कर रहे हो कि यहाँ पे दिखना मत मेरे को। फिर कैसे ही करके फिर सामने एक स्ट्रीट था, जैसे एक मेन रोड थे, उसके पास सामने एक और था, तो वहाँ पे लोगों को दिखा कि वहाँ पे कुछ चल रहा है। तो वहाँ से लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं, और मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं चाबी, पता नहीं इतनी सारी पॉकेट्स थी, मैंने कहा कहाँ रख दी चाबी। और बाइक वो मॉब बोल रहे हैं कि रुको रुको इसको रोको, भागने मत दो इसको। तो फिर ऐसे करके ये समहाउ आप निकले वहाँ से। हाँ। तो ये शिव का एक्सपीरियंस था तो उस टाइम वो का। मैंने फर्स्ट पर्सन अकाउंट एक्सप्रेस में छपा था, जिसका हेडलाइन तो मुझे अभी भी याद है और याद रहेगा। उसमें हेडलाइन था हिंदू हो बच गए। तो काफ़ी लोगों के साथ, ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ, जो भी जर्नलिस्ट हैं उनके सबके साथ एक स्टोरी है शेयर करने को, एक या दो स्टोरी, पर्सनल अटैक का या फिर इंटिमिडेशन का। मैं तो तब कॉलेज में था। हाँ। और जब वायलेंस हुआ उस टाइम कॉलेज से हम लोग आ ही रहे थे। उसके ठीक पीछे कॉलेज है मेरा जहाँ पे वायलेंस हुआ था। वहाँ से हम लोग वापस ही आ रहे थे जब वायलेंस शुरू हो रहा था। कॉलेज में छुट्टी कर दी गई। फेस्ट होने वाला था हम लोगों का, जो एनुअल फेस्ट होता है, कल्चरल फेस्ट DU का, वो होने वाला था। लेकिन उसके पहले ही एक दिन बाद फेस्ट था, उसके पहले तैयारी चल रही थी। तो वो कैंसिल करके छुट्टी कर दी गई और मैं वापस ही आ रहा था। एक बीच से रास्ता आता है कॉलेज के पीछे से, और जिस रास्ते पे मैं था उधर से मेरे इस तरफ, एक तरफ गोकलपुरी है, एक तरफ करदमपुरी है, जो बीच का रोड है, नाले वाला रोड। तो अब मैं बीच में था, बीच में पुलिस थी, इस तरफ भी मॉब था, इस तरफ भी मॉब था, और सब लोग एकदम तैयार थे कि अगर एक भी कोई स्टार्ट करता तो तुरंत वो मोमेंट था ये कि एकदम कि अब स्टार्ट ही होने वाला है। हाँ, और करावल नगर से पहले मैं मुस्तफ़ाबाद गया था। मुस्तफ़ाबाद में कि इस तरफ हिंदू लोकेलिटी है और उस तरफ मुस्लिम लोकेलिटी है। दोनों को वहाँ के जो एल्डर्स बोल दो या जो सीनियर सिटीजन है, वो थोड़ा कंट्रोल करने के लिए बोल रहे थे कि थोड़ा कंट्रोल रहे। जो युवा लोग थे वो काफ़ी अग्रेशन में थे उस समय। हाँ, बहुत एग्रेसिव था वो क्राउड। जाफराबाद में वहाँ पे भी एक आई थिंक एक बड़ा सा नाला है वहाँ पे, उस तरफ मुस्लिम्स थे, इस तरफ हिंदू थे। तो वहाँ पे भी मैं गया। फिर बाद में लास्ट में मैं करावल नगर गया था, मतलब 9 बजे के लगभग 1-2 घंटा मैं तो वहाँ पे आसपास देख रहा था कि क्या चल रहा है।
तो मैं कॉलेज में था, थर्ड ईयर था मेरा, तो एक जर्नलिज्म स्टूडेंट होने का भी एक होता है कि मैं तो जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ और ये तो जर्नलिस्ट का काम है, अगर कुछ हो रहा है तो रिकॉर्ड करो, कुछ करो। तो वहाँ पे जो पुलिस पर्सनल थे वो मुझे मना कर रहे थे कि फ़ोन मत निकालना, कैमरा मत निकालना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो पर मैं थोड़ा सा कि नहीं, अरे मैं तो जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। मैंने मॉब से कोई नहीं बचा सकता, मॉब का कोई ब्रेन नहीं है ना। मैंने गलती से फ़ोन निकाल दिया। हाँ। और फिर इतना बड़ा रॉड, और ऐसे यहाँ से गया मेरा, किसी ने चला के मारा। हाँ। तो मैं इधर था, लाइक करदमपुरी साइड, मुस्लिम क्राउड जिधर था, तो उधर अंकल टाइप के 3-4 लोग थे, बड़े बुजुर्ग। वो लोग दौड़ते हुए आए और मुझे पकड़ा और खींच के उधर पुलिस की गाड़ी के पास ले गए। फिर मुझे बोल रहे हैं तुम पागल हो, देख नहीं रहे हो यहाँ पर क्या सिचुएशन है, बच्चे हो, मर जाओगे, ऐसे वैसे करके। पुलिस वाला फिर मेरे पे हंस रहा है, तेरे को तो मैं मना कर रहा था तुझे जर्नलिस्ट बनना था उसके बाद फिर मैं वहाँ से फिर मैं आया, अपने घर के तरफ आ गया। और मेरे कुछ दोस्त थे जो अलग अलग एरियाज से आते हैं, जिनको कॉलेज से जाना था अपने घर, पर सबको हमने फ़ोन करके कहा कि किसी भी तरह यहाँ आ जाओ, घर में रहेंगे। और अगले 3 दिन तक कोई फ्लैट से निकला नहीं था और नेक्स्ट डे, और मेरा नेक्स्ट डे भी मैं सोचा कि चलो फिर से कुछ करते हैं। तो मैं वो गोकलपुरी वाले इलाके चला गया जो हिंदू एरिया था। सेम जैसा सिर्फ सिचुएशन बता रहे, ऐसा वहाँ भी था। जो मुस्लिम शॉप्स थी उनको या तो जला दिया गया था या फिर उनको लूट लिया गया था, इस टाइप की सिचुएशन थी। तो एक शॉप थी, सना करके उसका नाम था, सना जनरल स्टोर करके। तो वहाँ भी मैंने, एकदम सन्नाटा था, सुबह सुबह का टाइम था, 7-8 बजे का। तो मैंने फ़ोन निकाल लिया कि एक फ़ोटो खींच लेता हूँ। फ़ोटो खींच के आ ही रहा था, फिर पकड़ लिया मुझे वहाँ पे लोगों ने। फ़ोन चेक किया तुम्हारा? और वहाँ पे सिर्फ 4-5 लोग थे, उन लोगों ने मेरा फ़ोन चेक किया, ले लिया फ़ोन। हाँ। वो वापस नहीं दिया तुम्हें? ले लिया फ़ोन और लेके चले गए, ठीक है। हाँ। फिर वहीं उस एरिया में मेरे कॉलेज के कुछ लोग रहते थे, तो मैं उनके पास गया। उन लोगों ने अपने मकान मालिक के ज़रिए, वो शाम को फ़ोन फिर मेरे पास आया, लाइक बातचीत करके। मेरे को नहीं दिया तब, और मैं थोड़ा सा छोटा था तो शायद मारा नहीं उन लोगों ने पर सिचुएशन बहुत डरावनी थी और मुझे आइडिया भी नहीं था कि इतना डरावना कुछ हो सकता है। खैर, अब बैक आते हैं सलीम मलिक की कहानी पर। योर डॉक्यूमेंट्री। सलीम पे हम लोग आए, इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये 2 किस्से आप दोनों ने बताए, और देयर आर सो मेनी इंसिडेंट्स जो रिपोर्टर्स के साथ हम लोग की बात आप लोग कह रहे हैं, वो सारे हुए ऑन लोकेशन ऑल्सो। दैट टाइम I was constantly following up with few fellow journalists, और चूंकि मेरा भी एक तरीके का रास्ता बहुत रहा है, बहुत लंबे समय से रहा है उस इलाके से, तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली डूइंग फॉलो अप ऑन द स्टोरीज, और कौन कौन लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जाफराबाद का क्या सिचुएशन है, करदमपुरी के क्या हालात हैं, बिकॉज आई हैव सर्टेन कॉन्टेक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर। तो मैं जब बात कर रहा था, तो आपने जो घटनाएं बताई, वो घटनाएं तो ऑन द रिकॉर्ड है। आपने भी, आई थिंक, अनमोल उसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट किया है, लिखा है, और शिव ने भी उसका स्टोरी किया। लेकिन देयर आर सो मेनी जर्नलिस्ट, आई नो 2 पीपल ओनली जिनके साथ बहुत बुरी तरह मारपीट हुआ। वो मुस्लिम थे, मुसलमान थे, उनको भीड़ ने पकड़ा, पूरे चौक पे पकड़ा, उनके साथ बहुत बहुत बुरी तरह से मारपीट किया, उनका फोन छीन लिया गया, उनकी बाइक तोड़ दी गई, और लेकिन दे आर नॉट एबल टू राइट अबाउट इट, बिकॉज जिस मीडिया एजेंसीज में वो लोग काम कर रहे थे, या जिस परिवेश में वो लोग काम कर रहे थे, वो उनको अलाउ नहीं कर रहा था। वो छुट्टी दे दिया 15 दिन का, 20 दिन का, कि हाँ आराम करूंगा। तो हम लोगों को अपने मीडिया, जिन मीडिया हाउसेस के साथ में या फिर के लिए हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं, वो लोग भी अपने ही जर्नलिस्ट के लिए अवेलेबल नहीं थे, या उन्होंने उनके लिए ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया कराया जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एंड नौकरी बचाना है तो हाँ, आपको चुप रहना पड़ेगा, स्पेशली व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम द माइनॉरिटी। तो बहुत सारे दबाव थे, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स थे। तो आई थिंक हम लोग, आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आई थिंक इन फ्यूचर अगर ऐसे ही कुछ जर्नलिस्ट की टेस्टिमनीज को भी अगर उकेरा जाए, तो दैट वुड बी रियली इम्पोर्टेंट फॉर द, ऑफ कोर्स, फॉर आवर कम्युनिटी, हम लोगों की जमात के लिए।
दिल्ली में उसी टाइम बहुत वायरल हुआ था, आई थिंक शिव विहार का था, एक फोटो था, हु डू यू कॉल व्हेन द पुलिस मर्डर्स। क्योंकि अगर पूरी कहानी का आप देख रहे हो तो पुलिस इज लाइक कॉम्प्लिसिट। डे वन से वायलेंस में पुलिस भी शामिल था। और ये बीट तो मतलब इट्स नॉट अ मॉब, वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान्ड वायलेंस था, उसमें पुलिस भी शामिल था। तो दिल्ली पुलिस was like part of this conspiracy. दिल्ली पुलिस was also unleashing violence against minorities, और फिर ये दिल्ली पुलिस ही इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो अगर हम देख रहा तो मतलब ये भी कहना बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं हो। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वायलेंस के टाइम पे भी इस तरह के कई सारे वीडियोज आए थे जिसमें दिल्ली पुलिस पत्थर चलाते हुए दिख रही थी, और हाँ, मतलब एक तरफ के क्राउड से दूसरी तरफ के क्राउड की तरफ वो पत्थर चला रही है क्राउड के साथ। हाँ, मतलब इनिशियली दिल्ली पुलिस were also not letting people to donate relief materials, food items and all। जो लोग भी मतलब साउथ दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, मतलब दे वर ओनली एबल टू गो टिल कश्मीरी गेट, मतलब वहां तक था। इनिशियली बहुत सारी गाड़ियां था, वो एक रेन बसेरे में वेट कर रहा था टू गेट अ सैंक्शन फ्रॉम दिल्ली पुलिस। वो पुलिस नहीं दे रहा था, मतलब पुलिस तो मतलब ऐसा कुछ कारण बोल रहा था, मतलब दे वर लाइक सेइंग दैट मतलब बहुत रिस्की है, वो ऐसे ही है। एंड आई थिंक ओनली आफ्टर एन एक्टिविस्ट who went to हाई कोर्ट, मतलब दिल्ली ट्रायल कोर्ट के जस्टिस के पास जाके उन्होंने ही आई थिंक उसी दिन अर्ली मॉर्निंग या मिडनाइट, आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम, मिडनाइट they got the permission। मिडनाइट पे ही गया था उन्होंने। तो देन ओनली दे गॉट मतलब कोर्ट इश्यूड एन ऑर्डर आस्किंग पुलिस टू एस्कॉर्ट। उससे पहले तक मतलब कोई भी पुलिस तैयार ही नहीं था, मतलब पुलिस वाज लाइक एक्टिंग एज हिंदुत्व बीटी पूरी स्टार्टिंग से। क्या इस तरह के सवाल और इस तरह के रिपोर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री ने भी इस पर एक आफ्टर मैच स्टोरी की थी, उसमें भी पुलिस की भूमिका पर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। और लगातार जितनी भी इस वायलेंस पे, चाहे वो चार्जशीट को लेकर हो, इस जो खास अभी हम जिस एफआईआर नंबर की बात कर रहे हैं इसकी बात हो, इस पे लगातार इस तरह के रिपोर्ट आती रहती हैं जिसमें सवाल पुलिस की ओर ही जाते हैं। लेकिन हम लोग टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन होता है, इसलिए हम लोगों ने सलीम मलिक के बारे में काफ़ी बात की। अब बाकी के जो 4 कैरेक्टर हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दे दें, क्योंकि पूरी बात हम यहाँ नहीं बता सकते, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि ये डॉक्यूमेंट्री आप लोग ज़रूर देखें, ये समझने के लिए कि अगर पुलिस चाहे तो कैसे किसी का अपराध बिना साबित हुए भी उसको सज़ा दे सकती है, उसको जेल में रख सकती है सालों तक। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सलीम मलिक के बेटे की है, नसीम मलिक की, कि यूएपीए के अंदर उनके पापा जेल में हैं और कानून का ऐसा मसला है कि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ यूएपीए में जो है वो उस पर होता है, एक्यूज्ड पर होता है कि आप साबित कीजिए कि आप बेगुनाह हैं। बाकी केसेस में होता है कि पुलिस साबित करती है कि आप गुनहगार हैं, लेकिन इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पर आ जाता है कि हमने आपको बोल दिया आप मर्डरर हो तो आप साबित करो कि आप मर्डरर नहीं हो। तो इस बात को समझते हुए उनके बेटे ने, नसीम मलिक ने, लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी, सो दैट जो लाचारी, जो बेबसी उन्होंने झेली वो कोई और ना झेले, वो एक लॉयर बन के इस तरह के केसेस में लोगों की मदद कर सके। ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी लगी मुझे ये। और ये हिम्मत का काम है कि आप एक बड़े लड़ाई के लिए तैयार होते हैं जब आपको पता है कि आपके खिलाफ एक पूरी स्टेट मशीनरी एक तरह से आपको टारगेट करके काम कर रही है। तो अब बाकी के 4 कैरेक्टर के बारे में अगर हम थोड़ा थोड़ा जान ले तो I think I will start with सलीम खान। सलीम खान भी आप देखेंगे यमुना विहार में हिंसा के बाद वो शिफ्ट हुए, लेकिन उससे पहले वो चांदबाग के आसपास के इलाके में ही रह रहे थे। एक बिजनेसमैन है, एक ओहदा है, करीबन बहुत सारे लोग उनके साथ में काम कर रहे थे, कम्युनिटी में भी उनका एक तरीके से रुतबा था, एंड यू कैन से फाइनेंशियली ही इज फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, एक मध्यम वर्गीय परिवार आप कह सकते हैं। तो मोर देन दैट, तो ही इज कमिंग फ्रॉम दैट। और उनका
आप देखेंगे कि ही वाज इंटरेस्टेड, और वो फोकस अपने बिजनेस में ही था उनका। और चूंकि जो चांदबाग इलाके वाला जो हिंसा के पहले जो प्रोटेस्ट साइट था, जो लोग बैठे थे प्रदर्शन के लिए, वो उनके ऑफिस के बाजू में था। उनको बस ये था कि सब चीजें, उनका दुकानदारी भी चलता रहे, उनका बिजनेस भी चलता रहे, और उसकी वजह से कोई और लोगों को परेशानी ना हो, और उनकी वजह से इनको ना हो। तो ही वाज ट्राइंग टू बैलेंस आउट चीजों को, थोड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। ये सलीम खान का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था। मतलब अगर आप इस 5 केस में आप देख रहे हो तो मतलब सलीम खान तो उसकी बेटी ने खुद ही बोला था, मतलब उन्होंने उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो द प्रोटेस्ट साइट वाज लाइक क्लोज टू हिज शॉप से करीब था उनका, जाते रहता था उस रास्ते से। पुलिस ने बोला भी यही है कि उनको इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उनके जो शॉप है उसमें सारे के सारे षड्यंत्र हो रहे थे। हाँ। तो पुलिस का ये एक आर्गुमेंट है इस एफआईआर में, सलीम खान के केस में। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें कुछ ज्यादा वजन है नहीं। और बाकी जो एफआईआर सलीम खान पे लगाई गई थी, कांस्टेबल रतनलाल के मर्डर की थी, वेंडलाइज किया है शोरूम, वो वाली एफआईआर था, और उसका भी उनको नहीं मिला कोई सबूत, और उनपे भी उनको जमानत मिल गई। अभी उन सब पे जमानत मिल गई। अभी एफआईआर 59 में ही वो प्राइमरली ही इज इन जेल। बाकी जितने आरोप थे उन सब में उनको बेल मिल गई थी। तीनों अगर आप देख रहे हो तो मतलब शदाब खान, गुल्फिशा, अतर खान, तीनों they were like strongly involved with NDCA, NRC and unapologetic था। मतलब वो भी अनअपोलोजेटिक है, उनकी फैमिली भी है। भी वो बोल रहे हैं मतलब अतर का एक इंटरेस्टिंग कहानी भी था। मतलब अतर खान का तो मतलब हमने स्टोरी में भी मेंशन किया था, वो आम आदमी का सोशल मीडिया हैंडल कर रहा था, और कपिल मिश्रा तो उसको अच्छे से जानता था। कपिल मिश्रा का भी वो देखते थे कैंपेन के दौरान। हाँ। और इन्होंने आफ्टर जामिया ओनली अतर गॉट अट्रैक्टेड टू, आफ्टर द जामिया इंसिडेंट हैपेंड, अतर गॉट अट्रैक्टेड टू द CA NRC मूवमेंट। सो ही वाज लाइक इनिशियली he used to visit Shaheen Bagh and Jamia a lot. अतर ने कुछ अलग चीज के लिए तो गया था पहले, मतलब शुरुआत में। तो he really got inspired from that thing. फिर उन्होंने ही मतलब he was like the वहाँ पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिन्होंने स्टार्ट किया था, उसमें अतर का बहुत अच्छी रोल था। मतलब अतर वाज द वन, पहले वो शाहीन बाग में एक्टिव था, सो उसके बाद उन्होंने और कुछ लोगों को मिला के यहाँ तो शुरू किया, और अतर वाज लाइक मैनेजिंग दिस थिंग। सादाब और गुल्फिसा पर हम थोड़ा सा आते हैं, इस बीच शिव से बात कर लेते हैं और आपकी स्टोरी पर बात करते हैं, जिसकी हेडलाइन है यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेक्स वे फॉर अडानी प्रोजेक्ट अवेटिंग ग्रीन नॉड। ये क्या है स्टोरी, इसके बारे में हम शिव से ही जान लेते हैं। अडानी का एक सब्सिडियरी कंपनी है मिर्ज़ापुर थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक पावर प्लांट बना रहा है। 1600 मेगावाट का पावर प्लांट है मिर्ज़ापुर में, जो कि दादरी खुर्द करके गांव है, उसके आसपास वो साइट है। स्टोरी ये था कि पहले तो प्लांट के बारे में बता दूं कि मिर्ज़ापुर का जो एरिया है वो विंध्या रेंज के अंडर में आता है, और उसके आसपास काफ़ी रिजर्व फॉरेस्ट हैं, और वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे। जैसे कि जो अभी तो केस ये चल रहा है अभी NGT में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, वहाँ के जो पिटिशनर हैं उन्होंने बोला है कि जो प्रोजेक्ट साइट है वो सराउंडेड बाय 10 रिजर्व फॉरेस्ट, और इट्स आल्सो होम टू रिच वाइल्ड लाइफ। वहाँ पे स्लोथ बेयर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, वाइल्ड कैट्स हैं, एशियाटिक वाइल्ड कैट्स, स्ट्राइप्ड हाइनास हैं, चिंकारास, ब्लैक बक्स, और काफ़ी मतलब वाइल्ड लाइफ के हिसाब से देखें तो काफ़ी रिच है वो एरिया, नॉट उसके आसपास का जो एरिया है। तो जो एक्टिविस्ट हैं, ग्रीन एक्टिविस्ट, उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट आएगा तो इससे जो इकोलॉजी को जो नुकसान होगा, जो वाइल्ड लाइफ को नुकसान होगा, वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसका थोड़ा एक बैकग्राउंड दे दूं इस पावर प्रोजेक्ट का। 2016 में इस पावर प्रोजेक्ट को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है, जो
एनवायरनमेंट के केसेस सुनती हैं, 2016 में इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कहा कि इनका एनवायरनमेंट क्लियरेंस रद्द कीजिए। जो सरकार ने पहले एनवायरनमेंट क्लियरेंस दिया था इस प्रोजेक्ट को, 2016 में एनजीटी ने ऑर्डर किया कि इसको कैंसिल करो, एनवायरनमेंट क्लियरेंस दिया जो है। इसका कारण था कि उसका जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है आसपास का, उस साइट के आसपास का, वो काफ़ी इम्पैक्ट होगा इस प्रोजेक्ट से। उसके बाद ये हुआ कि 2024 में आते हैं। 2024 में ऐसा एलिगेशन है पिटिशनर्स का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कि इनके पास एनवायरनमेंट क्लियरेंस है भी नहीं, और इसके बावजूद उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। बाउंड्री वॉल बना लिया है, अंदर जो टेम्परेरी जो पोर्टा कैबिन्स होते हैं वो लगाए हैं, और एक बड़ा गेट लगा दिया है, और अंदर जाना किसी को अलाउड नहीं है। तो ये ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रखा है इन्होंने। और जो डिगिंग वाला काम है, ग्राउंड लेवल करने वाला काम है, जो कि आप करते हैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, तो ये काम आप ये कर रहे हैं और एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं है। तो पिटिशनर्स ने जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उनको भी लेटर लिखा कि ये हो रहा है। मीडिया में भी काफ़ी खबरें आई कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं है, फिर भी ये काम हो रहा है। उसके बाद अभी जो केस है वो कोर्ट में है कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं है और ये काम कर रहे हैं। ये तो आपको दिया है बैकग्राउंड। कोई भी प्रोजेक्ट अगर कोई भी कंपनी स्टार्ट करती है, उनके लिए मैंडेटरी है कि आपके पास एनवायरनमेंट क्लियरेंस होना चाहिए। एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलता है आपको पर्यावरण मंत्रालय से। डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, तो सरकार भी, राज्य सरकार भी उसमें अनुमति दे सकती है और केंद्र सरकार भी दे सकती है। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं मोस्टली पर्यावरण मंत्रालय उनकी अनुमति देता है कि आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस कि आपको भेजना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को कितना नुकसान होगा, उसके भरपाई के लिए आप क्या क्या करेंगे, वहाँ पर कितने पेड़ लगाएंगे, या और भी कुछ चीज़ें हैं। कम्युनिटी का कितना इम्पैक्ट, कितना प्रभावित होंगी कम्युनिटी आसपास की। और अगर वो प्रोजेक्ट आपके फॉरेस्ट एरिया के अंदर में है, वो एरिया आपको लेना है प्रोजेक्ट के लिए, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए, तो उसके लिए आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस भी अलग से चाहिए। ये दो चीज़ें हैं, फॉरेस्ट। और अगर वाइल्ड लाइफ एरिया है, मान लीजिए कि आप टाइगर रिजर्व में कहीं कुछ कर रहे हैं, या जो और भी अलग रिजर्व्स हैं, सेंचुरीज हैं, तो उसके लिए आपको वाइल्ड लाइफ बोर्ड है पर्यावरण मंत्रालय का, उसकी अनुमति चाहिए। तो ये 3 तरह की अनुमति होती है। तो इसमें प्रोजेक्ट में 2 अनुमति चाहिए उनको, एक एनवायरनमेंट क्लियरेंस और एक फॉरेस्ट क्लियरेंस। अब फॉरेस्ट क्लियरेंस इस प्रोजेक्ट में चाहिए थी उनको। एक तो रोड बनानी है उनको, जो रोड जाएगा वो फॉरेस्ट के अंदर से जाएगा उनके प्लांट साइट तक, और एक है कि उनको एक पाइपलाइन भी बनानी है, वाटर पाइपलाइन, जो कि वाटर सप्लाई करेगा प्रोजेक्ट में। तो वो ये दोनों चीज़ें हैं, ये फॉरेस्ट के अंदर से जाएगी। तो उसके लिए अडानी को चाहिए फॉरेस्ट क्लियरेंस पर्यावरण मंत्रालय से। अब ये स्टोरी हमने जो किया है वो फॉरेस्ट क्लियरेंस पे है। एनवायरनमेंट क्लियरेंस का स्टोरी भी हमने किया था, वो 2-1 महीने पहले किया था मैंने। उस पर भी उसमें आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस के क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं अडानी इस प्रोजेक्ट में। इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस में है कि उनके पास फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है रोड बनाने के लिए, अभी तक सरकार के पास वो फाइल पेंडिंग है। फॉरेस्ट क्लियरेंस में 2 प्रकार की फॉरेस्ट क्लियरेंस होती है। एक होती है कि आपको स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है, एक होता है स्टेज 2 जो कि फाइनल होता है। अभी उनके पास स्टेज 1 भी क्लियरेंस नहीं है, तो रोड बनाने के लिए और पाइपलाइन के लिए जो फॉरेस्ट के अंदर से जाएगी। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो यूपी का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने क्या किया कि अडानी से लिया है 16,000 के लगभग 2 बार पैसा लिया है उन्होंने पिछले साल, कि आप 16,000 रुपये दीजिए हमें और आप ये रोड यूज़ कर लीजिए। विदाउट क्लियरेंस। क्लियरेंस नहीं है। क्लियरेंस के लिए तो फिर वो अलग रोड बनाएंगे, कोई वो रोड यूज़ नहीं करेंगे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोला कि आप ये यूज़ कीजिए, हमारी रोड है, आप अपने प्रोजेक्ट साइट तक जाइए, कुछ भी काम करना है वापस आइए, जाइए वापस आइए, आने जाने के लिए उन्होंने कहा कि आप कर लीजिए। तो इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फॉर्मर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं या और भी जो एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि अगर ऐसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट ऐसा अलाउ करती है किसी भी कंपनी को उन्हीं की फॉरेस्ट रोड यूज़ करने के लिए, तो लोग फॉरेस्ट क्लियरेंस क्यों लेंगे फिर? जो लीनियर प्रोजेक्ट हैं जिसमें रोड भी आता है, रेलवे लाइन भी आता है, तो रोड की बात करें, अगर किसी को रोड के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, बनानी है उनको, तो वो फॉरेस्ट क्लियरेंस क्यों लेंगे? अगर सरकार अपनी ही रोड दे रही है अडानी को या किसी और कंपनी को कि आप पैसे दीजिए और आप रोड यूज़ कीजिए, तो इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस का फिर जो फॉरेस्ट लॉज हैं उनका कोई महत्व नहीं रहेगा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये है कि कैसे यूपी गवर्नमेंट ने
एक दरवाज़ा खोल दिया है, बैकडोर एंट्री, कि हमारे पास रोड है, फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है, जब तक नहीं आती तब तक आप ये यूज़ कीजिए। तो मैंने वहाँ फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल हैं उनसे बात किया। मैंने कहा कि ये बहुत अनयूजुअल है, मैंने सुना नहीं है अभी तक कि ऐसा गवर्नमेंट सरकारें करती है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा अलाउ करती है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए किसी कंपनी को देने के लिए। ऐसा होता है कि जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हैं और भी जो जिसमें जो ट्राइबल्स के राइट्स हैं कि आप जंगल में रह रहे हैं और आपका गांव जंगल में है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास परमिट होता है उसके लिए कि आप वहीं के रहने वाले हैं, तो अंदर जा सकते हैं। कॉमर्शियल है ना वो, हाँ, ये तो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। और अगर कॉमर्शियल में आपको अगर कुछ काम करना है तो उसके लिए भी आपको स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए। मतलब प्रिलिमिनरी जो फॉरेस्ट क्लियरेंस होता है वो आपके पास परमिशन होना चाहिए, लेकिन इसमें तो फाइल अभी पेंडिंग है, उसमें स्टेज 1 जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोलते हैं वो भी नहीं है अडानी के पास। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी था कि कैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अलाउ किया अडानी को अपनी ही रोड यूज़ करने के लिए, उन्होंने कहा कि आप करें। और इस मूव से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो क्लियरेंस का जो प्रोसेस है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। ये एक तरह का रास्ता भी है कि बाकी के, अभी तो ये यूपी में है, बाकी के जगहों पर जैसे छत्तीसगढ़ में या फिर अलग जगहों पर ये इस तरह से अगर सरकारें करने लगी तो इसका महत्व ही खत्म हो जाएगा फॉरेस्ट क्लियरेंस का, और इसी तरह से उनसे किराया ले ले अपनी रोड यूज करने का और वो करते रहेंगे। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये शिव की। दिस इज रियली इंटरेस्टिंग दो, बट अभी स्टेट का आप देखें, डिफरेंट स्टेट्स में वो लोग अपने अपने स्केल पे कर रहे हैं। आई वाज डूइंग स्टोरी अबाउट मोर्मोगोआ पोर्ट ट्रस्ट, जो एमपीटी है वहाँ पर गोवा में। वहाँ पर दे आर बिग प्लेयर्स, अभी अडानी साहब हैं, चंदाल है, इसके अलावा वेदांता है, एंड दे आर टेकिंग द ऑल द ब्रीड्स जो आपका जितना भी एमपीटी पे आता है माल, उसको उसके लिए जो आपने ब्रीड्स बनाए हुए हैं वो उन लोगों ने टेक ओवर कर लिया है। एंड टू ट्रांसपोर्ट दैट कोल फ्रॉम मोर्मोगोआ पोर्ट ट्रस्ट टू महाराष्ट्र, कर्नाटका और बाकी अदर स्टेट्स जहाँ भी प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, वो लोगों ने अपना एक सेपरेट रेलवे ट्रैक दे दिया है। गोवा में जो है आप देखेंगे सेपरेट ट्रैक है जिसपे सिर्फ अडानी का मालगाड़ी चलता है, कैरियर, गुड कैरियर्स। एंड आप वहाँ पे लोकल रेसिडेंट्स से बात करेंगे तो उनका जो लाइफ है वो हेल बन गया है, नर्क हो गया है पूरी तरीके से। वहाँ पे पेड़ों पे आप देखेंगे तो पेड़ों पे 1-1 इंच लंबा जो है, 1-1 इंच गहरा जो है वो जम गया है कोल का। दिस इज समथिंग लाइक हैपनिंग एवरीवेयर। राइट। ऑफ कोर्स अब 2 लोगों की कहानियां हमारे पास बच गई हैं, एक शादाब की और एक गुलफिसा की। इन कहानियों का अब थोड़ा समय की हमारे पास कमी है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इन 2 कहानियों को इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए ज़रूर देखें। इसमें हमने आपको थोड़ा थोड़ा बताया इन लोगों के बारे में, पर ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ही डिटेल में बताती है और इसको देखकर आपको लगेगा कि कैसे प्रोसेस ही एक सज़ा बन गया है, प्रक्रिया ही सज़ा है ये केस में, कि आपको अभी सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट में। जब तक कोर्ट पहुंचेगा उसके पहले ही आप लंबे टाइम तक जेल में रह सकते हैं इस कानून के तहत, यूएपीए की धारा जो लगाई गई है। अनमोल, आई टेक 1 मिनट ओनली, 1 मिनट में दूंगा। और अशफाक फिर शादाब के बारे में बताना चाहे। गुलफिशा का कल जो है 10 तारीख को उसको पूरे 5 साल हो गए हैं जेल में। और आप गुलफिशा के बारे में पढ़ेंगे, गुलफिशा के केस के बारे में पढ़ेंगे। शी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन जो अभी भी जेल में है, और वो अपोज कर रही है ये जो एक तरीके से कहा जाए पूरा स्टेट का डिप्रेशन कह लीजिए, डिप्रेशन ही है। तो गुलफिशा के बारे में बात करना, गुलफिशा की ने बहुत सारी कहानियां, कविताएं लिखी हैं। आप फिल्म के माध्यम से देखेंगे तो एक कविता का हमने एक अंश रखा भी है अपनी फिल्म में। और गुलफिशा कोशिश कर रही है, उनका जो कानूनी प्रक्रिया है सभी लोगों के साथ में सेम है, कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो फिल्म में भी हम हमारे एक वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट सेड कि इन लोगों का केस में कोई जान नहीं है, कोई कुछ है नहीं केस में, लेकिन उन लोगों को सिर्फ जेल में इसलिए रखा गया है कि जितना लंबा इनको जेल में रख सके उतनी लंबी इनको पनिशमेंट। और यही सब 5
18 लोग जो हैं, किस नाम जो है सबके साथ हो रहे हैं। और गुलफिशा पैरोल पे आई है अभी तक बाहर। उनको बेल बार बार रिजेक्ट हो रहा है। आप जैसे फिल्म में भी देखेंगे लगातार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं। तो आई वुड से कि अगर जो दर्शक हैं हमारे न्यूज लॉन्ड्री के, और वो अगर देखना चाहें तो गुलफिशा की पोएट्री, उनके बारे में एक पूरा का पूरा ब्लॉग है, उनकी जो लेख है, उनकी कविताएं हैं, उनको भी जाकर इंसान को समझने के लिए आपको शायद और अच्छा प्लेटफॉर्म। मेरे आसपास की दीवारें, ये 4 दीवारें कब से खड़ी हैं खामोश, अपने सिरों पर उठाए आंधी तूफान तपते सूरज का बोझ। आखिर ये बोलती क्यों नहीं? नहीं, शायद ये बोलती भी हैं। जब कभी रेत और पपड़ी गिरती है, ये जरूर कुछ बोलती हैं, लेकिन मालिक हर बार मरम्मत करके कर देता है मुंह बंद इनका। आखिर एक दिन बोझल दीवार ढह जाती है और लगाई जाती है उसी जगह पर दूसरी खामोश दीवार। खैर, अब हम अगले सेगमेंट पर चलते हैं, जिसका अगला सेगमेंट हमारे इस पॉडकास्ट का होता है रिकमेंडेशन। शुरुआत शिव से करते हैं कि शिव, आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? एक तो है कि ये डॉक्यूमेंट्री है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कॉन्स्पिरेसी केस है, बहुत बड़ा केस है, उसमें जैसा कि अशफाक ने बताया कि उसमें इंडिविजुअल लाइबिलिटी क्या है, आपने इंडिविजुअली क्या क्या है, उस पर कोई कंसंट्रेशन नहीं है कि एक पूरे देश में उसमें क्या हो रहा था, कि कहीं का कहीं कोई भी कनेक्ट डॉट किसी और से कर रहे हैं, उसमें उसको बना रहे हैं कि ही मतलब उसी ने करवाया है या उसका इन्वॉल्वमेंट है, और कैसे ये लोग इतने सालों से जेल में हैं। जैसा कि आपने बताया कि यूएपी में ऐसा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे, एक्यूज पे होता है, और पुलिस चाहे तो आपको सालों साल आपको अंदर रख सकती है। एक जुडिशरी पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और जिस तरीके से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज काम कर रही हैं उन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इस प्रकार की डेमोक्रेसी में ये कैसा संभव है। बट ये डॉक्यूमेंट्री देखेंगे कि आपको दर्शाएगी कि ये संभव है कि लोग इनोसेंट हैं या वो गिल्टी हैं, वो तो बाद में कोर्ट में प्रूव होगा। उससे पहले का जो ट्रायल चल रहा है, जो प्रोसेस है, वही पनिशमेंट है सबके लिए। क्योंकि सरकार को आप सरकार के पास तो हर चीज़ करने के लिए लोग हैं, बट आप एज ए फैमिली, आपकी लाइवलीहुड है, आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, और भी लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं। जैसे उन्होंने बताया कि एक जो बिजनेसमैन थे जिनका आई थिंक ग्रोसरी स्टोर था, थोड़ा अपर मिडिल क्लास हैं, उनके साथ भी कितने लोग जुड़े हुए थे। तो मेरा एक रिकमेंडेशन तो यही है कि डॉक्यूमेंट्री देखिए, और एक है कि वीकेंड पे एक मूवी देखा है मैंने, एनिमेशन मूवी, मुफासा द लायन किंग जो सब प्रमोट कर रहे हैं डिज्नी हॉटस्टार पे। आई थिंक अब तो जियो हॉटस्टार बन चुका है वो तो वो एक रिकमेंडेशन है मूवी। आई थिंक अच्छा है, आपको फ्री टाइम हो तो देन वीकेंड पे यू कैन वॉच इट। सौरभ, आपकी तरफ से रिकमेंडेशन? मैं 2 डॉक्यूमेंट्रीज रिकमेंड करूँगा, चूंकि हम लोग जिस विषय पे बात कर रहे थे उसी से संबंधित हैं दोनों फिल्में। एक फिल्म है दीपा धनराज का द एडवोकेट, केजी कन्नाबरन के बारे में है। उनका पूरा जो जुडिशियल फाइट रहा, जिस तरह से उन्होंने अंडर ट्रायल लोगों को समर्थन किया, उनके केसेस को फास्ट ट्रैक में कराया। इट इज अ फैंटास्टिक फिल्म, हम सभी लोगों को देखना चाहिए। द एडवोकेट नाम है फिल्म का, दीपा धनराज ने बनाया है। केजी कन्नाबरन को उसमें फीचर किया गया है, और जो ड्रैकोनियन लॉ हैं, जो यूएपीए अब हम सेक्शन देख रहे हैं, उससे पहले के जो भी कानून थे जिनके तहत लोगों को 15-15, 20-20 साल तक जेल में रखा गया था, उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है। उसके अलावा एक और फिल्म है जो एक हमारे मरहूम साथी हैं, फिल्मकार हैं, केपी शशि, उन्होंने एक फिल्म बनाया था द फैब्रिकेटेड, विच इज ऑल्सो अबाउट कैसे आप लोगों को
इस तरह के जैसे पुलिस और मशीनरी कैसे आम जन को हमेशा टारगेट पे रखता है, कैसे उनके लिए जुडिशियल रिफॉर्म की बात की जाए या फिर उनकी जस्टिस की बात करें तो हमेशा डिले होता है। तो इन दोनों फिल्मों को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है दोनों फिल्मकारों ने। ये दो फिल्में रिकमेंड करूंगा हमारी जो हिंदी जो ऑडियंस है उसके लिए। मैं अभी रिसेंटली एक किताब पढ़ रहा था, इस पूरी किताब नहीं खत्म की है बट इसमें बहुत हिस्सा मैंने खत्म किया है। विनीत कुमार हमारे एक टीचर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने मीडिया का लोकतंत्र नाम से एक हिंदी में एक किताब आई है। वो किताब भी मैं दर्शकों को, हमारे दर्शकों को रिकमेंड करना चाहूंगा कि वो अगर पढ़ना चाहे। हिंदी दर्शकों के लिए बहुत अच्छा किताब है, बहुत मतलब कि डाटा और फैक्ट्स के साथ में अच्छा किताब। उनकी इसके पहले की किताब भी बहुत अच्छी है, मंडी में मीडिया। मंडी में हाँ, मीडिया भी मंडी में मीडिया, वो भी पढ़ना सॉरी। चाहिए, मुझे लगता है हर किसी को। अशफाक, आप कुछ रिकमेंड करें हमारे। मेरा दर्शकों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, तो गुलफिशा के कैंपेन चल रहा है, मतलब सोशल मीडिया में कैंपेन चल रहा है फ्रॉम 9 to 16। सम पीपल इनिशिएटेड अ कैंपेन टू एम्प्लीफाई गुलफिशा's पोएट्री, बेसिकली उसका पोएट्री है। तो अगर प्लीज आप इंटरनेट में मतलब जाके गुलफिशा के बारे में पढ़ो और गुलफिशा की कविताएं पढ़ो, एंड वॉट एवर पोएम यू फाइंड इंटरेस्टिंग आप उसका एक वीडियो बनाओ, एंड देन यू कैन लाइक चेक दिस इंस्टाग्राम पेज फ्री गुलफिशा फातिमा। तो उस पे उन्होंने एक पोस्ट डाला था, तो यू जस्ट रिकॉर्ड द पोएम एंड देन टैग दिस पीपल एंड टू एम्प्लीफाई द वॉइस, क्योंकि गुलफिशा तो वो इसलिए जेल पे गया था, एंड शी इट विल बी लाइक द लीस्ट थिंग व्हिच विल बी डूइंग फॉर। तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन, ये डॉक्यूमेंट्री तो मस्ट है, इसको आप ज़रूर देखें। इसके बारे में काफ़ी कुछ हमने बता दिया है शुरू से लेके अब तक, तो आई होप कि आप लोग देखेंगे और इसको एज मच एज जितना लोगों को आप दिखा सकते हैं उनको ज़रूर दिखाएं। और इसी के साथ हम लोग यह पॉडकास्ट यहीं पर एडजर्न करते हैं। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.